नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला प्रश्न है, भौतिकी में संवेग की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? तो दोस्तों, भौतिकी में संवेग की अंतर्राष्ट्रीय यानी एसआई इकाई होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी का प्रमाणिक मान कितना होता है? तो दोस्तों, कैपिटल जी का प्रमाणिक मान होता है 6.6734 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के जंतुओं में बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है? तो दोस्तों, उभयचर उभयचर वर्ग के जंतुओं में बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा पाई जाती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में समूह एक के तत्वों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, आवर्त सारणी के समूह एक के तत्वों को सामान्यतः क्षारीय धातु कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में आवागमन, गति और विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार होता है? तो दोस्तों, मानव शरीर में आवागमन और विकास के लिए मांसपेशी ऊतक जिम्मेदार होते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में नलिका विहीन ग्रंथियों को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, मानव शरीर में जो नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं उन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के F1 और O यानी ऑप्टिकल सेंटर के मध्य हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो दोस्तों, उत्तल लेंस में यदि कोई वस्तु F1 और O के मध्य होती है तो उसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पादप जगत में प्राचीनतम पौधा कौन सा है जो विशेष रूप से पानी में पाया जाता है? तो दोस्तों, प्राचीनतम पौधा जो है पादप जगत में जो पानी में विशेष रूप से पाया जाता है वह है शैवाल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके एक नया यौगिक बनाते हैं? तो दोस्तों, रसायन विज्ञान में ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिक बनके अपने आयनों का आदान प्रदान करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कुल कितनी उपधातुएं होती हैं? तो दोस्तों, आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कुल 2 उपधातुएं हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्नलिखित में से किन नियमों के लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो दोस्तों, डाल्टन का जो सिद्धांत है वह द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियमों को स्पष्टीकरण प्रदान करता है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित धातुओं में से किसकी अघात वर्धनीयता अधिकतम होती है? तो दोस्तों, निम्नलिखित धातुओं में से जो अघात वर्धनीयता होती है वह सोने की सर्वाधिक होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी कार्य का मान ऋणात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों, अगर किसी कार्य का मान ऋणात्मक होता है और जिस निकाय पर कार्य हो रहा है तो उस ऊर्जा पर जो प्रभाव पड़ेगा उसमें ऊर्जा का ह्रास होगा यानी कमी होगी।
तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस परमाणु के चतुर्थ स्तर यानी एन सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों एन सेल में समायोजित हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 32। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो दोस्तों पदार्थ की ठोस अवस्था में, यदि पदार्थ की ठोस अवस्था है तो पदार्थ के अणुओं के बीच अंतर आणविक बल जो है सबसे अधिक होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यौवनारंभ के दौरान मानव शरीर में स्वेद ग्रंथियों और बास ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों में मुख्य रूप से क्या स्रावित होता है? तो दोस्तों इन ग्रंथियों में मुख्य रूप से स्वेद और तेल स्रावित होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सामान्य थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली एकमात्र तरल धातु कौन सी है? तो दोस्तों सामान्य थर्मामीटरों में एकमात्र जो धातु उपयोग की जाती है वह है पारा यानी मरकरी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लिक सिल्वर के नाम से किस धातु को जाना जाता है? तो दोस्तों क्लिक सिल्वर के नाम से पारा धातु को जाना जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में उपस्थित कौन सी रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होते हैं? तो दोस्तों मनुष्य में उपस्थित रक्त कोशिका आरबीसी यानी एरिथोसाइट्स में केंद्रक नहीं होते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल के एक यौगिक में कुल कितने परमाणु होते हैं? तो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल के एक यौगिक में कुल 7 परमाणु होते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जीवों में जनन के दौरान मूल कार्य किसकी एक प्रतिलिपि का निर्माण करना होता है? तो दोस्तों जीवों में जनन के दौरान जो प्रतिलिपि तैयार होती है वह होती है डीएनए की। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भौतिकी में द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो दोस्तों भौतिकी में द्रव्यमान और वेग का गुणनफल समवेग कहलाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, घरों, उद्योगों और वाणिज्यिक प्रस्थानों में उपयोग की जाने वाली विद्युत ऊर्जा को आमतौर पर किस इकाई में दर्शाया जाता है? तो दोस्तों घरों, उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उपयोग होने वाली विद्युत ऊर्जा को जो हम दर्शाते हैं वह किलोवाट घंटा इकाई में दर्शाते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 यानी हैलोजन का प्रथम तत्व कौन सा है? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 17 में जो प्रथम तत्व है वह है फ्लोरीन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक यौगिक CaOCl2 का सामान्य या व्यवहारिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों CaOCl2 का सामान्य नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है जिसमें सामान्यतः कितने परमाणु तक की श्रृंखला होती है? तो दोस्तों सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ जब यौगिक बनाता है तो उसमें परमाणुओं की श्रृंखला होती है 7 या 8 तक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब विद्युत क्षेत्र में प्रतिवर्ती धारा यानी AC करंट का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र में प्रतिवर्ती धारा के जो आविष्कारक थे वे थे निकोला टेस्ले। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है? तो दोस्तों विद्युत प्रतिरोधकता की SI इकाई है ओम इंटू मीटर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किस वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया था? तो दोस्तों परमाणु का नाभिक मॉडल सबसे पहले आर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा
अंग मानव आहार नली का भाग नहीं है? तो दोस्तों मानव आहार नली का जो भाग नहीं है वह है वायु केशिका। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दांतों की ऊपरी परत दंत बल्क का मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो दोस्तों दांतों की जो ऊपरी परत होती है जिसे हम दंत बल्क कहते हैं यानी टीथ एनिमल कहते हैं, यह कैल्शियम फास्फेट की मुख्य रूप से बनी हुई होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किस बल के कारण होती है? तो दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की जो गति होती है वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, फास्फोरस अणु की परमाणविकता यानी ऑटोमेसिटी कितनी होती है? तो दोस्तों फास्फोरस अणु की परमाणविकता होती है चतुर्थ परमाणविकता। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए लोहे के साथ किन धातुओं को मिलाया जाता है? तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील धातु बनाने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम और निकिल को मिलाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाली स्थायी ऊतक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वह ऊतक क्या कहलाते हैं जो पौधों में लचीलापन प्रदान करते हैं? तो दोस्तों ऐसे ऊतकों को हम कहते हैं कोलेनकाइमा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी वेग में वृद्धि के साथ साथ क्या प्रभाव दर्शाती है? तो दोस्तों वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है वह वृद्धि के साथ 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 बढ़ती जाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भौतिकी में कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों भौतिकी में कार्य करने की दर और ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो दोस्तों 16 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या होती है 6.02 गुणा 10 की घात 23 परमाणु। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह और आवर्त होते हैं? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की जो संख्या होती है वह होती है 18 और आवर्त की जो संख्या होती है वह होती है 7। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 18 समूह और 7 आवर्त। अगला प्रश्न है, जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों यदि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से वस्तु को बाहर रखा जाता है तो उसकी छवि का यानी प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वह होगा फोकस दूरी और सेंटर के बीच यानी एफ और सी के बीच। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना होता है? तो दोस्तों CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान होता है 111 U। दोस्तों U का जो मतलब होता है यहाँ पर U का मतलब होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया नहीं है? तो दोस्तों नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अमोनिया का जो संश्लेषण होता है वह एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम रिबिन का चमकदार सफ़ेद लोह के साथ जलना और किस रंग में पाउडर में बदल जाता है? तो दोस्तों मैग्नीशियम रिबिन एक चमकदार सफ़ेद लोह के साथ जलता है, वह बाद में सफ़ेद रंगीन पाउडर में बदल जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्य यानी वर्क का मात्रक क्या है? तो दोस्तों वर्क का मात्रक होता है जूल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से
एल्यूमिनियम धातु जो है एक उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैलियम यानी Ga धातु का गलनांक कैसा होता है? तो दोस्तों गैलियम धातु का जो गलनांक होता है वह बहुत ही निम्न होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मादा रोगाणु कोशिकाओं या अंडे किस अंग में निर्मित होते हैं? तो दोस्तों मादा के जो रोगाणु कोशिकाओं या फिर अंडे होते हैं वह अंडाशय में निर्मित होते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत क्या होता है? तो दोस्तों जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत होता है एटीपी यानी एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक जूल का मान किसके बराबर होता है? तो दोस्तों एक जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न जो हमने तैयार किए आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आई होप ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। दोस्तों इसी प्रकार के जीके प्रैक्टिस सेट के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।